आज का हमारा टॉपिक जो है वो डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम है। इसमें हमने क्या पढ़ना है कि नर्वस सिस्टम में बहुत डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे वेस्कुलर डिसऑर्डर्स। वेस्कुलर का मतलब है कि ब्लड वेसल से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन की वजह से होगा तो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर होगा, कोई स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा होगा, कोई फंक्शन ख़राब हो रहा होगा, कोई डीजनरेटिव मतलब टूट के शिकार हो रहा होंगी चीज़ें। तो ये डिफरेंट क्लासेस में हमने इनको क्लासीफाई किया है। अभी इस वीडियो में हम वेस्कुलर डिसऑर्डर्स ऑफ सीएनएस को पढ़ने हैं, जिसके अंदर दो आते हैं, एक तो स्ट्रोक आएगा, दूसरा हेमाटोमा आएगा। तो नर्वस डिसऑर्डर है ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी इन ब्लड सर्कुलेशन। अगर ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड वेसल की वजह से कोई एबनॉर्मेलिटी हो ब्लड वेसल में या ब्लड के सर्कुलेट होने में ब्रेन तक, तो उसको हम नाम देते हैं वेस्कुलर डिसऑर्डर का। और इसमें क्या आ जाता है, स्ट्रोक और हेमाटोमा इसमें आ जाता है। तो स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक ये है कि इंटरफेरेंस विद ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, मतलब ब्लड सप्लाई, ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो जो है इंटरफेयर हो जाए। क्यों हो सकती है? अगर मिसाल के तौर पे ये एक आर्टरी है और ये ब्रेन को सप्लाई कर रही है, या तो ये आर्टरी में क्लॉट हो जाए, किसी वजह से ये क्लॉट जमा हो गया, ठीक है। जब क्लॉट जमा हो गया, देखें ब्लड पहले जो है वो उसके पास बहुत ज़्यादा जगह थी, अब ब्लड के पास सिर्फ इतनी सी जगह है, तो बहुत कम ब्लड जा पाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि ये अगर ये आर्टरी थी और ये आर्टरी ही बर्स्ट हो जाए, ठीक है, यहाँ से बर्स्ट हो गई, तो ये आर्टरी क्या होगा, ब्लड बाहर निकलेगा और क्या हो जाएगा, आपके पास स्ट्रोक हो जाएगा। तो स्ट्रोक के दो कॉजेज़ होते हैं कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई में मसला हो, और वो ब्लड सप्लाई में कैसे मसला हो सकता है कि ब्लड वेसल या तो बर्स्ट कर जाए, फट जाए, या तो क्या हो जाए कि जो आर्टरी है वो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। तो इससे क्या हो सकता है, ज़ाहिर ब्लॉक होगी, कोई क्लॉट की वजह से होगी, तो ये दो वजह से स्ट्रोक हो सकता है, और जो ब्रेन को जो है वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी फिर, ठीक है। तो अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? हाइपरटेंशन, मतलब क्या कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना। अब क्या होगा कि अगर ये आर्टरी है, ठीक है, और इसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, तो ज़ाहिर है ब्लड जब जाएगा तो आर्टरी पर भी प्रेशर लगाएगा, आर्टरी पर भी प्रेशर लग रहा है, तो कॉन्स्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, आर्टरी पर प्रेशर लगेगा, तो आर्टरी क्या हो जाए, आर्टरी की वॉल क्या होना शुरू हो जाएंगी, ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, और फाइनली वो बस्ट भी हो सकती हैं। एक तो ये इसका कॉज हो गया। स्मोकिंग भी क्या करती है, ये भी हार्ट रेट को बढ़ाती है। जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये सेम कॉज आ सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया कि उसकी वॉल डैमेज हो सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है? डायबिटीज़ ऐसी डिजीज़ है जिसमें इंसुलिन अगर टाइप 1 हो तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, अगर टाइप 2 हो तो जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये टॉपिक नहीं है, बट इसमें मसला क्या होता है कि इंसुलिन का मेन काम क्या है कि इसने ग्लूकोज के लेवल बॉडी में कम करना है और इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका मेन जो है वो काम ये है इंसुलिन का, ठीक है। बट जब इंसुलिन में मसला आ गया तो ग्लूकोज के लेवल बॉडी में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जब ग्लूकोज के लेवल बॉडी में ज़्यादा होंगे तो फाइनली क्या होगा कि आपके पास ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा होने की वजह से ब्लड वेसल में डैमेज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, ठीक है। ये अगर ब्लड वेसल है, इसके अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, नॉर्मली कम होता है। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो ये ब्लड वेसल को डैमेज करेगा और फाइनली स्ट्रोक कॉज हो सकता है। और हाई अल्कोहल इंटेक, ठीक है, और कोकेन अब्यूज़, ठीक है, ये भी सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? ये भी इससे रिलेटेड है कि आपके पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपके पास क्या होगा, वॉल का डैमेज होगा। तो ये तो चीज़ें हो गई कुछ आपके पास इसके कॉजेज। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि अब ब्रेन का प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है। जब ब्लड नहीं मिलेगा, ब्रेन अपनी रिस्पिरेशन और प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेगा, तो ऐसे ही कुछ सिम्टम्स होंगे। क्या है, ब्लड फ्लो, जो ब्रेन जो है वो क्या हो गया, ख़राब हो गया ब्लड फ्लो, और ब्रेन के जो सिम्टम्स आएंगे वो होंगे कि पार्ट कंट्रोल बाय डैमेज एरिया ऑफ द ब्रेन। मतलब क्या है कि ब्रेन, आपने इसी टैप में पहले पढ़ा है, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे एरियाज़ इन्वॉल्व हैं, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रम है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ हैं ब्रेन में। तो अगर कोई स्पेसिफिक एरिया, जैसे मिसाल के तौर पर सेरिबेलम का क्या है, जो आप बैलेंस करना, कोऑर्डिनेट करना, ये इसका फंक्शन है। अगर सेरिबेलम डैमेज हो गया, सेरिबेलम की ब्लड सप्लाई डैमेज होगी, तो जो बैलेंसिंग वगैरह ये वाले फंक्शन डिफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो सिंपल क्या है कि जो एरिया इफेक्ट हो रहा है, उस एरिया ने जो फंक्शन कंट्रोल करने थे वो फंक्शन क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। और ओवरऑल एक जनरल सिम्टम क्या आएंगे, लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि ब्रेन क्या करता है, पूरी बॉडी से कोऑर्डिनेट करता है। तो जब ब्रेन इफेक्ट हो रहा होगा तो कोऑर्डिनेशन भी क्या हो रही होगी, ख़राब हो रही होगी। हेडिक होगा, ज़ाहिर है ब्रेन जो है स्कल में है तो हेडिक हो रहा होगा। पैरालिसिस, जो पार्ट इफेक्ट हो रहा है उस पार्ट को, जो ब्रेन जिस पार्ट को कंट्रोल कर रहा है उसका जो है वो काम जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, पैरालिसिस होना शुरू हो जाएगा। और आर्म में, फेस में और लेग में क्या होना शुरू हो जाएगी, वीकनेस होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक जनरल से सिम्टम्स हैं जो कि अपीयर हो सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक तो ये इमरजेंसी कंडीशन है, और दूसरे का इमीडिएट ट्रीटमेंट हमें चाहिए होता है ताकि जो है इसके इफ़ेक्ट जो है बहुत कम कर सकें। और इसमें ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट जो है सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, मतलब कितनी सीवियर है स्ट्रोक जो है, सीवियरिटी भी जो है, मतलब कितनी ब्लड वेसल से इन्वॉल्व हैं, इस जो क्लॉट है वो कितना ज़्यादा है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा।
अब जो ट्रीटमेंट है उसका फोकस क्या होता है, रिस्टोरिंग ब्लड जो है, ब्लड को रिस्टोर करना, ब्लड सप्लाई को उस एरिया और ब्रेन में जहाँ इफेक्ट हुआ है। अब इसके लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं हम, एंटी कोगुलेंट्स। मतलब क्या कि कोगुलेंट क्या है, जो ब्लड क्लॉट कराता है वो कोगुलेंट्स होते हैं। जो एंटी कोगुलेंट करेंगे मतलब क्या है कि ब्लड क्लॉट को ख़त्म कराने वाले, जो ब्लड क्लॉट ना कराएं उनको हम यूज़ करेंगे ताकि क्लॉटिंग फैक्टर ख़त्म हो और जो है वो ब्लड क्लॉट ना हो। उसके बाद प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, ये भी वही है कि प्लेटलेट्स का क्या काम है, ये भी ब्लड क्लॉटिंग में काम देते हैं। जब प्लेटलेट सही तरह मौजूद होंगे तो ब्लड क्लॉट होता रहेगा, जब इसके इनहिबिटर दे देंगे तो ज़ाहिर है प्लेटलेट इनहिबिट हो जाएंगे और ब्लड क्लॉट कम होगा। तो एंटी कोगुलेंट्स और प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, इन दोनों का जो मेन मैकेनिज्म है वो यही है कि जो ब्लड क्लॉट होना है उस ब्लड क्लॉट को हम क्या कर देंगे, उस ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को कम कर देंगे। और जब वो मैकेनिज्म कम हो जाएगा तो फाइनली क्या होगा कि हमारे पास उसके इफ़ेक्ट जो है वो कम आएंगे। अगला जो है वो है आपके पास वेस्कुलर डिसऑर्डर में हेमाटोमा। हेमाटोमा क्या है कि मैसिव अकमुलेशन ऑफ ब्लड इनटू स्पेस वे ब्रेन एंड इट्स आउटर मोस्ट कवरिंग। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया आउटर मोस्ट कवरिंग, मगर होता क्या है, मैंने आपको पहले पिछली वीडियोस में बताया कि अगर मैं चले ब्लैंक पेज पे लेके चलता हूँ, यहाँ हम देखते हैं अगर हम यहाँ पर मैं ये ब्रेन को बनाऊँ, ये मैंने ब्रेन बना लिया, तो ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होती है पिया मैटर, उसके बाद अरेक्नॉइड मैटर, उसके बाद ड्यूरा मैटर, 3 कवरिंग होती है। तो ये ब्रेन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इन दोनों के बीच में पिया मैटर है, अरेक्नॉइड है, ड्यूरा है, ड्यूरा और अरेक्नॉइड के बीच में जो है आपके पास क्या होना शुरू हो जाए, अकमुलेशन होना शुरू हो जाए, किसकी, ब्लड की। ऐसे ही पिया और एक्नॉइड के बीच में अकमुलेशन होना शुरू हो जाए, बाहर स्कल होता है और ड्यूरा और स्कल के बीच में, मतलब कोई भी लोकेशन पे अकमुलेशन ऑफ ब्लड हो रही है एक्चुअली ब्रेन के अराउंड, तो ब्रेन के अंदर भी अकमुलेशन, ब्रेन की टिश्यूज़ के अंदर भी अकमुलेशन होना शुरू हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, ये आपके पास हेमाटोमा कहलाता है। ठीक है, तो अकमुलेशन ऑफ ब्लड हो रही है, इन्होंने आउटर मोस्ट कवरिंग कहा है, मगर कोई भी कवरिंग के बीच में या ब्रेन के टिश्यू के बीच में भी इवन हो तो वो हेमाटोमा ही होता है। अच्छा, अब इसके कॉज क्या है, हाइपरटेंशन है, ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो ही ये चीज़ें हो सकती हैं। ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ब्लड वेसल की वॉल इफेक्ट होगी और जो है वो ब्लड वेसल की वॉल अगर रप्चर हो जाए तो ब्लड जो है अकमुलेट हो सकता है। अब सिम्टम्स क्या होंगे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जाहिर है आपका ब्रेन में अगर हेमाटोमा है, ब्लड जमा हो गया तो ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो आप कॉन्शियसनेस, अपना अलर्ट जो होता है आप वो अलर्टनेस लूज़ करना शुरू कर देंगे। उसके बाद कन्फ्यूजन होगी बहुत ज़्यादा, जाहिर है ब्रेन जब काम नहीं करे तो आप कन्फ्यूज़ होंगे, आप प्रॉपरली अलर्ट नहीं होंगे तो आप कन्फ्यूज़ ही रहेंगे। पेल स्किन कलर इसलिए हो सकता है क्योंकि या तो इसमें ये भी हो सकता है कि हेमाटोमा में ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कम हो रही हो तब भी पेल स्किन कलर हो सकता है, और डिफरेंट इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, या प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड नहीं हो रही हो दूसरे एरियाज़ में क्योंकि यहाँ पर ब्लड जो है अकमुलेट हुआ हुआ है, ये भी इसका रीज़न हो सकता है, इसलिए स्किन का कलर पेल हो जाता है। और इसमें जो अगला है वो सीजर्स है। सीजर्स क्यों होता है, क्योंकि ब्रेन का अगर कोई भी जहाँ ब्लड जमा है और वो वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आ रहे हैं और इसकी वजह से सीजर झटके आते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं हमारे पास। और इसके ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट में हम करते हैं कि एक्सटेंट ऑफ हेमाटोमा देखते हैं, मतलब कितना ज़्यादा ब्लड है और प्रेजेंस ऑफ अदर इंजरीज, और इस ब्लड ने क्या क्या इंजरी कॉज किया उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। और ये भी वही है, सिवियरिटी ऑफ इंजरी, जितनी ज़्यादा इंजरी हुई है उसको हम देख के जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ जाती है ताकि जो ब्लड जमा है उसको हम ड्रेन करें, बाहर निकालें और क्लॉट को रिमूव कर दें। तो ये जो है आपके पास वेस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं ब्रेन के।